ध्रुवीकरण कर देते हैं अपनी इनकम का। मान लीजिए मैं कहीं पर भी जॉब कर रहा हूँ या अपना व्यापार भी कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ अकेला। वहां से जो भी इनकम हो रही है, अगर मेरे लिए वो पर्याप्त नहीं है, तो मैं कोई ना कोई और विकल्प खोजूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन इसमें लोग सेट नहीं हो पाते। बहुत बड़े कारण है इसके अंदर, क्योंकि लोगों को आज तक यही नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। डायरेक्ट सेल्स को या मल्टी लेवल मार्केटिंग को लोग नेटवर्क मार्केटिंग पे जो काम करना शुरू कर देते। उस विषय में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आज ये समझिए आप कि हमारी जो इनकम है, हमारी जो आय होती है, वो किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करती है और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूछता हूँ छोटी सी बात कि आपके लिए इनकम इम्पोर्टेंट है या एक्सपेंडिचर इम्पोर्टेंट है। नीड्स। मतलब आपका इनकम कर रहे हैं तो जो भी आप जी। मंथली ले रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर मंथली एक्सपेंडिचर खर्चे है वो इम्पोर्टेंट है। नीड्स ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी। नीड्स। नीड नहीं, मैं खर्चों की बात कर रहा हूँ, खर्चे। जी। हाँ सर, खर्चा तो इम्पोर्टेंट है ही, कि कितना खर्चा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे करना है। वो एक प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। यस, बहुत बढ़िया, प्लानिंग बहुत जरूरी है। इसमें ये बताइए कि जो आप खर्चा कर रहे हैं, जी। क्या आपको पता है खर्चा कहाँ पे कितना हो रहा है। हाँ सर, पता तो है, लेकिन एक उसका रिकॉर्ड नहीं रखा है अभी तक। हम क्यों नहीं रखते रिकॉर्ड। तो बीच में तो हम रखते थे, पूरा रजिस्टर मेंटेन करते थे, लेकिन इधर एक दो साल से वो छूटा हुआ है। नहीं, आपका क्या, मैं खुद नहीं करता। क्यों नहीं जी। करते, लेकिन क्यों नहीं करते। तो लापरवाही या फिर अनअवेयरनेस। इसको आप लापरवाही से मत जोड़िए। जी। लैक ऑफ अवेयरनेस। जिसने अपने खर्चों को अपने कमांड बना लिया, कंट्रोल खर्चों मतलब कंट्रोल नहीं, कमांड में ले आया, जी। उसकी लाइफ उसे कमांड में आ जाएगी। बिल्कुल। आज की डेट में हमारी एज इतनी तेजी से क्यों भाग रही है, तो हमारे खर्चों पे कंट्रोल नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि इकोनॉमिक्स के दो नियम होते हैं, एक होता है डिमांड, एक होता है सप्लाई। तो कौन सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, आपको यही नहीं पता कि डिमांड होता है कि सप्लाई होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केवल एक ही चीज पे फोकस करते हैं, हमें कितना कमाना है, हमें कितना कमाना है। लेकिन हम इस बात पर फोकस नहीं कर पाते हैं कि हमें उसे खर्च कहाँ पे करना है। और यही कारण है कि हम अधिकांश अपने बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जैसे जस्ट मैंने भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि हमारे जितने भी घूमना फिरना, ये जितनी चीजें जो होती हैं, ये सभी चीजें हमारे लिए क्या हो जाए, क्या हो जाए, फ्री। फ्री हो जाए। जी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता। में जो सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ पाती है। शायद नहीं, शायद नहीं। अच्छा ये बताइए, जी। मुझे मेरे बच्चे की फीस सबमिट करनी है हम्म। और मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, तो क्या मैं सबमिट कर सकता हूँ उसको। नहीं, बिल्कुल। मैं जुगाड़ करूंगा भाई। नरोत्तम जी, जरा यस पाजा सर। भेजिए तो। नरोत्तम जी, पाजा में भेजिए तो। क्या हुआ शिविंद।
यार सब पैसा नहीं है, जब फीस जमा कर दी है, अभी भेज रहा हूँ, अकाउंट भेज दिया। जी। समझिएगा। हाँ भाई तिवारी, 1 लाख भेज दे, इलाज में खर्च कर दे, बाद में दूंगा, ठीक है, भेज दिए। सोचोगे नहीं, फोन मार दोगे। एक होता है नवरत्न जी, एक छोटा सा काम है, अ, आप हेल्प कर पाएंगे कितना? ये पहले से क्या हो गए, हावी हो गए, सीधे फोन, हाँ नवरत्न भाई सब ठीक है, क्या कुछ पैसे तो पड़े घर पे? अभी तो नहीं है, बता कितना चाहिए, इतना तुरंत भेज दो भाई। नहीं अब भेज भेज भेज, मैं कल भेज दूंगा वापस। अधिकार से बोला। सामने वाले व्यक्ति को ऊपर उठना ही मत दो, भले ले रहे हो उसको भी, आप इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारे अंदर एटीट्यूड नहीं है वाला, अधिकार का एटीट्यूड नहीं है। तो खर्चे अर्थात अधिकार, इनकम अर्थात ठीक। समझ गए आप? खर्चे करना हमारा अधिकार है, कमाना हमारा अधिकार नहीं, वो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात ध्यान रख लीजिएगा। खर्चे हमारा अधिकार है, आए हैं तो खर्चे तो करेंगे, और कंट्रोल्ड वे में करेंगे, मतलब हमारा कंट्रोल है। इनकम ऑटो जनरेट होनी चाहिए। तो आइए हम एक छोटी सी प्रस्तुति आपसे शेयर करते हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम है, आप जानते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग का है ये। और इस प्रोग्राम के अंदर आज का सेकंड चैप्टर है, पारंपरिक आय और व्यय भविष्य की अपेक्षा के साथ। प्रत्येक परिवार में आय के स्रोत तो होते हैं, परंतु उसके साथ प्रतिदिन व्यय का भी एक समीकरण बना हुआ होता है। सामान्य तौर पर एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति किसी व्यवसाय अथवा नौकरी को करता है, जिससे उसके निवास को मासिक धन लाभ होता है। परंतु कुछ परिवारों में एक से अधिक लोग भी ऐसे होते हैं जो नौकरी अथवा कोई व्यवसाय करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम व्यवसाय अथवा नौकरी क्यों करते हैं। शैलेंद्र जी, अधिकांश लोगों को यही नहीं पता कि हम नौकरी और व्यवसाय करते क्यों हैं। तो जी मैं आपसे भी पूछता हूँ कि आप नौकरी क्यों करते हैं? आप क्या कहोगे नॉर्मल लैंग्वेज में? सिंपल है, आंसर यही होता है कि भाई परिवार को चलाने के लिए, या अपने जो हम्म, खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए। अच्छा, कोई और कारण? कुछ का सर हो सकता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन वो अधिकतर बहुत कम रेशियो होता है। याद कीजिए जब आपकी शादी नहीं हुई थी, जी। एजुकेशन आपने अभी समाप्ति की थी, और आपने नौकरी शुरू की, तब क्यों की शुरू? सर तब तो अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए कि हाँ, जो अपने खुद के खर्चे हैं, कम से कम उनके लिए हमको किसी से न लेना पड़े। खर्चे, अगेन आ गए ना खर्चे। जी अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए पैसा चाहिए था, घर से मिल नहीं रहा था, चलो बाहर ही कुछ कर लेते हैं। जी 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 प्रैक्टिकली समझना है हम नौकरी क्यों करें। इस संसार में आपने अगर सुना हो, स्ट्रेंजेस सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड सुना हो, जी तो स्पष्ट कहता है लोग खुद नहीं जानते क्यों जा रहे हैं काम पर, जाना है, जी बस जाना है। जी एनी हाउ, आगे चलते हैं हम लोग। इसका सामान्य रूप से तो उत्तर हमें प्राप्त नहीं होता, मतलब होता है, वह धन को अर्जित करने के से संबंध रखता है, अथवा यह कहा जा सकता है कि लोग लोग धन की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के व्यवसाय अथवा नौकरी को करते हैं, परंतु यह पूर्ण रूप से सही नहीं होता है। मान लीजिए कि आप पारंपरिक रूप से चटनी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको चटनी बनाने वाले सिलबट्टे की आवश्यकता होती है। चटनी बनाते हैं हम लोग घर के अंदर, तो महिलाएं ये है सबसे पहले सिलबट्टा। अब आपको यदि यही कार्य प्रतिदिन करना पड़े, तो आप संभवतः ऐसा करने में कुछ थकावट का अनुभव करें। कौन चटनी पीसे, रोज दिमाग खराब है चटनी पीसने में, ठीक है, ये समय है नहीं इतना हमारे पास, सो कॉल्ड।
आपने बाजार में देखा कि एक ऐसा उपकरण उपलब्ध है जिससे सरलता से कुछ ही मिनटों में चटनी को पीसा जा सकता है, तो आप उसे अपने निवास पर लाने हेतु अपना विचार बनाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ मिक्सी की। इस नवीन उपकरण को खरीदने के लिए जिस विशेष वस्तु की आवश्यकता होती है उसे धन कहा जाता है। अब मिक्सी आपकी दो ढाई हजार रुपए की है, तो उसको लेने के लिए आपको धन की आवश्यकता है, क्योंकि बाजार में यदि कुछ भी प्राप्त करना हो तो उसके लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। यही वर्तमान समय का चलन बन चुका। मतलब जब कोई वस्तु को चाहिए हमें धन देना पड़ेगा उसके लिए। ये हमारी ट्रेडिशनल मार्केट है। धन को प्राप्त करने के लिए आपको, आपके पास जो सबसे सरल उपाय होता है, उसे अपनी सेवाओं को किसी के साथ साझा करते हुए उससे धन की मांग करना होता है। मान लीजिए मैं शैलेंद्र जी से कहता हूँ, शैलेंद्र जी मेरे को आपसे 50,000 रुपए चाहिए, आप ये जानते भी नहीं है, तो आप क्या धन देंगे? हम्म, बिल्कुल देंगे। तरीका बताता हूँ कैसे देंगे, प्रैक्टिकल समझिएगा। 50,000 रुपये हाँ दे दूंगा मैं आपको। आप उसके बदले मुझे क्या दोगे? बदले में क्या दोगे? क्या बैंक आपको जानता है? क्या हमारे परिवार की प्रॉपर्टी है क्या बैंक? नहीं। हम लोन लेने जाते हैं, पेपर वर्क करता है, सिक्योरिटी मांगता है, ये सब। तो क्योंकि कुछ स्थानों पर सिक्योरिटी नहीं चलती, वहां पर क्या चलती है? सर्विसेज। दोनों एस से ही हैं, तो हमने सर्विसेज को एज ए सिक्योरिटी दे दिया। अब सर्विसेज जब देंगे तब देगा ना पैसा। तो सिक्योरिटीज में हमको प्री प्लान लोन मिलता है, मतलब प्रीपेड लोन होता है आपका इसके अंदर सिक्योरिटीज देते हैं। और सर्विसेज में पोस्ट पेड प्लान होता है। आप पहले सर्विसेज दीजिए तो आपको वो बिल पे कर देगा। दैट इज जॉब, दैट इज व्यवसाय। क्लियर? एकदम अलग तरीके से समझ अलग बात करना बिल्कुल। ऐसी बात कहीं मिलती नहीं करने को। क्यों कर रहे हैं? तो यही होता है नौकरी का चक्कर। हमने सर्विसेज दी अपनी, तो उसके बदले उससे हमको पैसा दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर अभी आएगी कि हमें एक सीमित इनकम ही क्यों मिलती है, इनकम बढ़ती क्यों नहीं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आज की डेट में भारत में 60% जो लोग ऐसे हैं जो अंडर एम्प्लॉयमेंट हैं। मतलब मिलना चाहिए 10,000, ले रहे 2,000 3,000। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी आगे समझेंगे हम लोग इसको। अभी थोड़ा हम आगे की यात्रा करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आपने इसी विधि को सेवा के रूप में अपने लिए उपयोगी मान लिया और किसी भी संस्थान में एक कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाओं को प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। संस्थान में आपके द्वारा प्राप्त सेवाओं के बदले आपको वेतन प्रदान किया जाता है, जिसका उपयोग आप उन वस्तुओं को खरीदने के लिए कर सकते हैं जिनको आप अपने निवास के लिए चाहते हैं। अर्थात वर्तमान समय की मांग को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिस विशेष वस्तु की आवश्यकता होती है उसको ही धन कहा जाता है। धन को प्राप्त करने के लिए अधिकांश लोग एक कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं, और यह एक बड़ा कारण है कि हमें अपनी आजीविका की ओर प्रेरित करता है। हमें अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, उसकी आपूर्ति के लिए, उसकी मांग को पूरा करने के लिए इस कार्य को करना पड़ता है। परंतु बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पारंपरिक संसाधनों की मात्रा अधिक होती है, जिनके द्वारा उनको स्वतः ही धन की प्राप्ति हो जाती है, और वह भी आवश्यकता से अधिक। परंतु ऐसे लोग भी किसी उच्च संस्थान में नौकरी को अपनी सेवाओं को साझा करने के लिए करते हैं। मीन्स कुछ ऐसे लोग भी हमारे देश के अंदर हैं जिनके पास असीमित धन संपत्ति, असीमित। स्टिल उनके लोग के परिवार के जो यंग पीपल होते हैं वो अपनी कंपनी में नौकरी कर, नौकरी जरूर करते हैं। इसका लाइव एग्जांपल है रतन टाटा। जब इन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो अपनी ही कंपनी में जॉब की। सेकंड धीरू भाई अंबानी, इनके दोनों बेटों ने पहले नौकरी की अपनी कंपनी के अंदर, पहले समझा एनवायरनमेंट को। और जब नौकरी करते थे तो उनके एम्प्लॉयमेंट को
एज ए एम्प्लॉयमेंट ही दिया गया, सैलरी मिलती थी मंथली उनको। शाम को भले बाप बेटे बैठे इकट्ठे खाना खाते थे, बट दोपहर में कोई बाप बेटा नहीं, नौकरी। जितने भी बड़े बड़े मिलियनेयर हैं आज के डेट में, उन्होंने नौकरी जरूर की है। नौकरी आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पैदा करता है, मैं रिस्पॉन्सिबल उस काम के प्रति। तो बड़े बड़े लोग क्यों कर रहे हैं? तो दो कारण है, एक अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ना, और दूसरा अपने टाइम को इन्वेस्ट करना। मैं जानता हूँ कि मैं 1 से 2 लाख जो कमा रहा हूँ वो तो मेरा एक रोज की इनकम है। या तो मेरे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसमें मैं आगे जाके काम कर सकूँ, प्रोजेक्ट है नहीं, टाइम खराब हो रहा है, लेट्स डू द जॉब। तो आप जब जॉब करने जाते हैं वहां पे आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए। ये नहीं कि नौकरी करनी, पैसा कमाना, घर चलाना, ये होना ही नहीं चाहिए माइंड। चाहे स्वीपर हो, चाहे एक सेल्समैन हो, चाहे एक सरकारी अधिकारी हो, वो अपनी सेवाओं को देना कि ये सोचे मुझे मिलेगा क्या। बट ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा हो ही नहीं पाता, क्योंकि हमें अपनी वैल्यूएशन है, नहीं पता मेरी वैल्यू क्या है। उदाहरण के तौर पर एक किसान को अपनी फसल को बेचकर पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त धन की प्राप्ति हो जाती है, परंतु उसके उपरांत भी वह किसी अन्य कार्य को करता है। मूल रूप से आय और व्यय दो ऐसे मार्ग होते हैं जिन पर यात्रा करना हम सभी के लिए आवश्यक होता है। अधिकांश लोगों को आय को प्राप्त करना ही सिखाया जाता है, अथवा यह भी कह सकते हैं कि आय को के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, केवल यही शिक्षा दी जाती है। हमें मैक्सिमम क्या बोला जाता है, आपको अपने लिए धन अर्जित करना है, बहुत धन कमाना है, बहुत धन कमाना है, बहुत धन कमाना है, बोला जाता है। उसका उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, इसका सटीक ज्ञान किसी को नहीं दिया जाता। अर्थात आपके खर्चे कहाँ पर और कैसे होने चाहिए पता ही नहीं है आपको। जब एक शिशु अपने विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके शिक्षक उसके मस्तिष्क में यह डालने का प्रयास करते हैं कि संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए उसे धन को अर्जित करना ही होगा। आर्थिक रूप से संपन्न लोग सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, परंतु कौन सा भौतिक सुख किस रूप में उपयोगी हो सकता है, इसका कोई विशेष ज्ञान नहीं दिया जाता। मान लीजिए शैलेंद्र कुमार जी को मर्सिडीज बेंज चाहिए, बजट भी है, आपने परचेस भी कर लिया, बहुत एंजॉय किया। अब ये बताइए मंथली मेंटेनेंस कहाँ से लाएंगे? लाइबिलिटी बढ़ गई, बिल्कुल बिल्कुल। लाइबिलिटी बढ़ गई ना। घर तो खरीद लिया, मंथली मेंटेनेंस कहाँ से आएगी? लाइबिलिटी बढ़ गई ना आपकी। यही होता है हमारे में और एक व्यापारी में अंतर। हम लोग लाइबिलिटी खरीदते हैं, वो लोग एसेट खरीदते हैं। अब रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहे हैं ना, आप लोग, पढ़ी होगी बुक आपने, बड़ी पॉपुलर बुक है। पढ़ने किसी को नहीं पढ़ती बुक को, केवल नाम के लिए पढ़ते हैं, हाँ बुक पढ़ी है। ऑलवेज परचेज असेट नॉट लाइबिलिटी। आपको मर्सिडीज में घूमना है, रोज तो नहीं घूमना होगा ना कि रोज आप मर्सिडीज में घूम रहे हैं। अगर आपने 50 लाख रुपए मर्सिडीज पे खर्च किए हैं तो हर महीने के आपको सिर्फ 50 हजार कमाने हैं, ध्यान रखिएगा। यदि नहीं निकल रहे 50 हजार रुपए तो खरीदना बेकार है, बेवकूफी है, मूर्खता है। दैट इज लाइबिलिटी। बेस्ट ऑप्शन क्या है? आप नवरत्न जी को कॉल कीजिए, इनकी मर्सिडीज खड़ी हुई है, और बोल दीजिए भाई तुझे महीने का 25 हजार रुपये दूंगा मैं, ठीक है, पेट्रोल मेरा, ड्राइवर तेरा। इनकी गाड़ी खड़ी है, कभी कभी निकलती है भाई, रॉयल आदमी है, 50 मर्सिडीज लेके बैठे हुए हैं, कैसे चलती है कि नहीं है? चलती है कि नहीं? दे दिया आपको। अब फायदा क्या हुआ? मेंटेनेंस कौन भुगत रहा है? नवरत्न नवरत्न। जी। एंजॉय कौन कर रहा है?
शैलेंद्र जी, हम लोग यही करेंगे फ्यूचर। हम लोग कभी भी किसी को गाड़ी खरीदने के लिए प्रेरित नहीं करें। आपके एरिया में जो भी व्हीकल देता है, टाई अप कर लिया उससे, ड्राइवर उसका, पेट्रोल उसका, पेंशन उसकी। आप कल फोन करना, गाड़ी घर पहुंच जाएगी। अब वो करना क्या है भाई, मौज लो ना। कितना खर्चा आएगा महीने की? 10,000, 15,000, 20,000? यार हेडेक तो खत्म है गाड़ी लाने की। बिल्कुल। वो चाहे कुएं में खड़ी करे चाहे पहाड़ पे खड़ी करे, आपको टेंशन ही नहीं लेनी। आप रॉयल सीट से जाओगे। कभी आपके पास इनोवा आ रही है, कभी होंडा सिटी आ रही है, कभी कोई आ रही है, अब मजे लो ना, मौज लो गाड़ी की। कैसी फीलिंग आती, सोचिए कैसी फीलिंग आई। दैट इज बिजनेस। हम लोग ना आज की डेट में बस लाइबिलिटी पे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पे लाइबिलिटी इकट्ठी करते चले जा रहे हैं। छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। यदि किसी माध्यम मध्यम वर्गीय व्यक्ति से यह पूछा जाए कि आप कितने धन को प्रतिमाह अर्जित करना चाहते हैं, तो वह एक बड़ी धनराशि कहने से पहले विचार नहीं करेगा। मैंने बहुत लोगों से पूछा शिवेंद्र भाई कि भाई कितना कमाना चाहते हो मंथली। 10 लाख कम से आने चाहिए महीने की। अरे वेरी गुड है, बहुत अच्छी बात है। 10 लाख क्या बात है, खर्च कहाँ पे करोगे? यदि उससे उसकी वर्तमान मासिक आय पूछते हैं तो वो क्या कहेगा, "अभी अभी कितना कमाते हो?" जी 20 से 25 हजार। तो उसकी कल्पना की धनराशि से बहुत कम होती है। अब यदि उससे यह पूछा जाए कि इतनी बड़ी धनराशि का वह क्या करेगा, तो उसके पास इसका कोई सटीक उत्तर नहीं होता। यही बोलेगा एक बड़ी गाड़ी लूंगा, एक बड़ा घर लूंगा, घूमने फिरने जाऊँ, करे कुछ नहीं, वो कुछ ना करने वाला वो। हम में से अधिकांश लोगों को आय और व्यय का सटीक ज्ञान नहीं होता। अधिकांश बच्चों को उनकी शैक्षिक अवधि में वित्तीय शिक्षा नहीं प्रदान की जाती। बच्चे विद्यालयों में जिस शिक्षा पद्धति का अनुकरण करते हैं, वह केवल मानसिक बोझ के ही प्रस्तुत करती है। अधिकांश बच्चे यथार्थवादी जीवन से अनभिज्ञ ही रहते हैं। भारत में एक व्यक्ति मासिक कितना धन अर्जित कर सकता है और उसको कितना अर्जित करना चाहिए, उसे इसका भी ज्ञान नहीं होता। अब शैलेंद्र भाई को मंथली कितना कमाना चाहिए और कितना कमा सकते हैं ये नहीं पता होगा, पर वो जो कर रहे हैं उसी में वो अपने आप को सांत्वना दे देते हैं। उसे यह पता होता है कि जब तक वह अपना पारंपरिक कार्य करता चला जाएगा, उसे धन की प्राप्ति होती चली जाएगी, परंतु उसके उपरांत वह क्या करेगा। मतलब जब तक आपने वर्क किया, आपको पैसा मिला, वर्क करना जैसे ही छोड़ा, पैसा आना बंद हो गया। इसलिए वो थोड़ा सा डरा हुआ भी रहता है। वह सदैव अपने भविष्य की आर्थिक रूपी चिंताओं से ग्रसित ही रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य में आशा की किरणों के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता है, जिसके लिए वह धन को एकत्र करने का प्रयास भी करता है। हम अपनी मंथली इनकम से कुछ ना कुछ सेव करते हैं, कुछ ना कुछ, कि भविष्य में काम आएगा। जब तक हमें इस बात का स्पष्टीकरण नहीं हो जाता कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कितने धन को पर्याप्त समझते हैं, तब तक हमें अपने जीवन का सही मापदंड अथवा मूल्यांकन पता ही नहीं चलता। हमारे पास उपलब्ध धनराशि को किस प्रकार से उपयोग करना होता है, इसका भी ज्ञान हमें सामान्य तौर पर नहीं होता है। हम अपने अधूरे ज्ञान को साथ में रखकर वित्तीय ढांचे को समझने का भरसक प्रयत्न करते हैं, परंतु अधिकांश हम असफल ही रहते हैं। तो यहाँ पर यह समझना है हमको, मैं जो भी अर्जित करके लेकर आ रहा हूँ, जो भी ला रहा हूँ, पहली बात तो मुझे ये नहीं पता मैं अमाउंट कम ला रहा हूँ कि ज्यादा ला रहा हूँ। उसके अगले स्टेप पे ये नहीं पता कि मैं खर्चे कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे करूंगा। तो यहाँ पर हमसे कहा था क्या तुम्हारे सपने पूरे हो रहे हैं, तुम सपने देखते हो? अरे भाई तुझे पता सपने कहते किसे हैं? हाँ, बड़ी गाड़ी बड़ा घर, ये सपने नहीं है, ये इच्छाएं होती हैं। सपने को नहीं कहा जाता।
तीन प्रकार की चीजें होती है। पहला होता है नीड, हमारी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। दूसरा होता है डिजायर, इच्छाएं। जब मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो घूमना फिरना मौज मस्ती करना डिजायर होती है। फिर होता है ड्रीम। ड्रीम क्या होता है? ड्रीम एक ऐसा कार्य होता है जो सामान्य व्यक्ति की सोच से परे होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ड्रीम है कि जब मेरे पास पर्याप्त धन होगा तो मैं किसी वृद्धाश्रम को खोलूंगा, मैं किसी अनाथालय को खोलूंगा। पर ये नहीं सोच पाते हैं, अरे यार जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनका क्या होगा, हम भी एक और खोल के बैठ जाएंगे। मैं गौशाला खोलूंगा। अबे क्यों खोलोगे भाई, नॉलेज है नहीं है? खोलूंगा जी। इसे कहते हैं वेग ड्रीम। आपको करना क्या है, हमारा, हम लोग क्या करेंगे फ्यूचर में? हमारा सिंपल सा ड्रीम है, हमारी कम्युनिटी के जितने लोग की जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं करेंगे, वो केवल देखेंगे, पूरी कम्युनिटी करेंगे। अगर मैं आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार धन दे दूं, उसके उपरांत आप ही की सैलरी से पैसा निकाल कर मैं, मतलब आपसे बिना मांगे निकाल कर गौशाला को दे दूं, वृद्धाश्रम को दे दूं, अनाथालय को दे दूं, चल रहे हैं ऑलरेडी, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, एकदम यही से इंपॉर्टेंट। उनके, जी, उनकी स्थिति में काफी सुधार होगा। हाँ, हम लोग ना केवल सोचते ही रहते हैं, करता कोई कुछ नहीं। यदि एक्चुअल में आपको लगता है कि आपको मतलब किसी धर्मालय के लिए, मतलब सॉरी, अनाथालय के लिए कुछ करना है, आप बहुत दूर मत जाइए। महीने का 1,000 रुपए का डोनेशन करना शुरू करें। ये भी नहीं करेंगे हम लोग, और बातें बड़ी बड़ी सोचते हैं। प्रारंभ तो कीजिए, नहीं कर पाते क्योंकि हमें अपने खर्चे पहले देते हुए अरे हाँ हाँ कर लेंगे, हाँ हाँ हो जाएगा। कहीं पे मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आती है, हम टीवी देख के, ओहो बहुत दुख हुआ, देखकर बहुत दुख हुआ, मतलब किया क्या दुख करके? या तो करो नहीं, या तो तुम करो या सोचो नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। हम अटके हुए हैं, एक्चुअली हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे खर्चे में रोक देते हैं। यार मुन्ना की फीस जमा करनी है, बाबूजी की इलाज का खर्चा है, ये बेटी की शादी भी हो, हम यहीं अटके रहते हैं। तो हम एक नई दुनिया का निर्माण कर, जहाँ पर सोचना ही नहीं है, और जो आपका समय खाली होगा उसमें आपको वो करना है जो आप करना चाहते थे। आगे चलते हैं। हम अपने अधूरे ज्ञान को साथ में रखकर वित्तीय ढांचे को समझने का भरसक प्रयत्न करते हैं, परंतु अधिकांश हम असफल ही रहते हैं। हमारा यह मंच आपको एक ऐसे वित्तीय ढांचे के साथ जोड़ने का प्रयास करेगा जिससे आपको अपने वर्तमान जीवन में एक सुखद अनुभूति हो, और साथ ही भविष्य के प्रति आप निश्चिंत भाव अनुभव कर पाएंगे। एक सामान्य परिवार के लिए पारंपरिक धन के स्रोत किस प्रकार कार्य करने चाहिए, इसका विस्तृत ज्ञान आपको प्रदान किया जाएगा। साथ ही वैकल्पिक आय किस प्रकार से अर्जित की जा सकती है, इसके विशेष इसके विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा की जाएगी। हम हमारे जीवन में अपने परिवार के साथ सुखद अनुभूति अर्जित कर सके, इसके लिए हमारा यह मंच आपकी विशेष सहायता करेगा। हमें अपने समय का वास्तविक मूल्यांकन करने की विधि को प्राप्त करने की सटीक मार्ग प्राप्त होगा। हमारा यह मंच आपको कई प्रकार के पहलुओं से अवगत भी कराएगा। अधिकांश हमारी आय व्यय से बहुत कम होती है, और कभी कभी अधिक भी हो सकती है। इसका पता हमें नहीं चल पाता। अब यहाँ पर क्या है, हमारी आय और व्यय, इसका संतुलन नहीं बना हुआ होता, कि पता ही नहीं खर्चे क्या है, हमारी इनकम क्या है। कभी कभी क्या होता है, पैसा बचा है, वही पैसा बचता ही नहीं, सारा खर्चे आ जाते हैं। हम अपने इस मंच के द्वारा आपको यह ज्ञान प्रदान करेंगे कि आपकी जीवन शैली को आनंदमय बनाने की चेष्टा भी करेंगे। हमारा यह मंच आपको सही अर्थों में धन अर्जित करना, उसे संग्रहित करना एवं उपयोग करना सिखाएगा।
आपको इस बात का भी अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार धन सदैव बढ़ते क्रम में ही हमारे पास आ सकता है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, इसका उत्तर भी दीजिएगा। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, मेरे को नहीं पता कितनी सैलरी, आपने शुरुआत की 50,000 रुपये। आप अपनी सैलरी को 20 साल बाद कहाँ तक देखोगे, आफ्टर 20 ईयर? तो कम से कम 2-2.5 लाख तो होनी चाहिए। 2.5 लाख, चलिए 2.5 लाख मान लिया, अब तो वहां तक पहुंच गए। 20 साल में कितने परसेंट गेन मिला आपको? 5 गुना। परसेंटेज, मंथली कितना गेन मिला? कल बात हो रही थी पापा से मेरी ऐसे ही, तो एक पापा का इंस्ट्रूमेंट है, पापा एक म्यूजिशियन है मेरे, एक इंस्ट्रूमेंट है उनका, आज उसकी कॉस्ट 1 लाख से ऊपर की है। 1 सवा लाख का इंस्ट्रूमेंट आता है, फ्लूट, बांसुरी। तो कहते हैं आज ये 1.5 लाख से ऊपर की है। मैं कहा बिल्कुल ठीक बात है, कभी मैंने इसको 500 रुपये में खरीदा था। मैं कहा उस समय बसा किराया कितना था, 5 पैसे 10 पैसे, आज 25 रुपये है। 100 गुना हो गया। तो कंपेयर करो ना उस चीज से। 5-10 पैसा किराया लगता था जब छोटे थे वो लोग, तब बातें खरीदी थी। उस समय 100-200 निकालने बहुत मुश्किल हुआ करते थे, सही नहीं, इनकम ही नहीं थी लोगों की। अच्छा क्या होता है ना, जो अच्छी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट हो उसकी लकड़ भी अच्छी चाहिए होती है, आजकल मिलती नहीं है, ढूंढना पड़ता है, जंगलों में जाके तब निकलती है। तो ये सारी बातें ना बड़ी हमें विचलित करती हैं। नॉर्मली आप अगर 20,000 सैलरी ले रहे हैं तो हर तीसरे महीने आपकी सैलरी 5% कम से कम बढ़नी चाहिए। तो 50 लाख का आप कम से कम 15 लाख पर पहुंचने चाहिए 20 साल बाद, 50। समझ गए? तो आप कहोगे ये, हाँ ये इनकम हुआ 15 लाख, होगी। साथ साथ क्या खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं ना, महंगाई भी तो आप हो रही है। ये डिमांड सप्लाई का रूल है, डिमांड बढ़ी सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, तो उसमें खर्चे बढ़ेंगे आप। साथ में आज लैपटॉप के सामने बैठे हो, आपके पिताजी ने कंप्यूटर देखा तक नहीं होगा, वो तब टीवी चलते होंगे शायद, उनके पिताजी टीवी तो क्या साइकिल तक ही देखी होगी। एक बात सिंपल सी कह रहा हूँ, नहीं था सब कुछ। समय बीतने के साथ साथ चीजें इकट्ठी होती चलिए, हम उसको करते चलेगा। तो भाई भुगतान तो करोगे ना, बिजली का खर्चा हो रहा है, इंटरनेट का खर्चा हो रहा है, सर्विस प्रोवाइडर जो है उनका खर्चा हो रहा है, तो खर्च देना पड़ेगा ना। लेकिन ये हमारे सैलरी में, हमारे उसमें इनकम इनकम इंक्लूड नहीं है। जब हमने अपनी जॉब शुरू की तो उसमें एसी इंक्लूड नहीं था, फ्रिज इंक्लूड नहीं था, केवल इनकम इंक्लूड थी। ये बाद में खर्चे में इंक्लूड हो गया। हु केयर, ये पकड़ भाई चले तेरे महीने के पैसे, तू आग लगा जब फ्रिज पीवले, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये होता है ना। सर जी कुछ एडवांस चाहिए, क्यों भाई किरात लग रही है क्या यहाँ पर, चल ले ले, तेरे सैलरी से काट लूंगा। अबे क्यों भाई, आप सेवाएं दे रहे हो उसको, ऐसे कैसे बोल रहे हो? एक भय बना रहता है, वो बना के रखते हैं। तो 5% का आपका गेन मंथली होना चाहिए, क्वार्टरली कम से कम। धन की प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के समान हर तीसरे महीने 5% बढ़ते क्रम में प्राप्त होने चाहिए। इसका सही ज्ञान इस मंच से आपको प्रदान किया जाए। आपके बच्चों की उच्च शिक्षा, परिवार का स्वास्थ्य स्वस्थ रहना आपके धन की प्राप्ति पर निर्भर करता है। हम आपको इन पहलुओं से अवगत कराएंगे। और अब हम आपसे पूछेंगे आपके प्रश्न। एक बात पूछता हूँ, आपकी वैल्यू क्या है, क्या निकाल सकते हैं? व्हाट इज योर वैल्यू? वैल्यू का किस, मतलब फाइनेंशियली या इन टर्म्स ऑफ कुछ? फाइनेंस आपकी वैल्यू क्या है? 2015 में जी। मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा कि सर आपकी वैल्यू क्या, आप हमसे तो पूछा आपकी वैल्यू क्या है। सिर्फ ये बोला $6 बिलियन।
कहते इतनी कौन के देगा, मैं कहा पता कस्टमर नहीं है मेरे लिए तो मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, क्या दिक्कत है। मुझे वैल्यू मेरी पता है, आज और बढ़ चुकी है वो। वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जहां से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की वहां पर 2 लाख में कोई एक बच्चा पहुंचता है। जहां से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग की वहां पर 8 लाख में कोई एक बच्चा पहुंचता है। आप लगा लीजिए आप वैल्यू क्या होगी। अभी एजुकेशन बताओ, फिर एजुकेशन आपने क्या पे किया उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग उस फीस को देख रहे हैं, फीस पे कर उससे नहीं मतलब है। भाई जब कॉलेज ही बहुत कम थे और तब उनको मैंने बीट किया, वहां पर पहुंचा, पढ़ाई के बाहर निकला, वो वैल्यू काउंट होती है। तो मुझे पता है मेरी वैल्यू क्या है। लेकिन क्योंकि मार्केट में मेरे लिए कस्टमर भी बैठा नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मौज से चल रहा हूँ। जब आएगा कस्टमर बीटेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू निकालने का बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। आपने 12th तक की पढ़ाई जो की है उसकी करंट वैल्यू निकालनी होती है। जैसे मान लीजिए आज की डेट में एवरेज फीस जो है स्कूल में वो 5,000 रुपए की है बच्चे की एवरेज। तो मैं 5,000 रुपये हर महीने की फीस निकालू बच्चे की, तो 1 साल की फीस हो गई 7,000 रुपये, 12 साल की फीस हो गई 7,20,000 रुपये। जो फाइनेंशियल नियम कहता है वो कहता है उसको 3 गुना कर दो। माता पिता के एफर्ट और सर्विसेज की एफर्ट 3 गुना कर दो। तो क्या हुआ, आपका अमाउंट कितना निकला, 7 या 21, 5 या 15, 22,50,000 रुपये। केवल 12th करने में आज ये कॉस्ट आ रही है। आप ग्रेजुएशन लगा लीजिए, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कम से कम 25 लाख, मेडिकल कर रहे हैं कम से कम 50 लाख खर्चा। आप इतना खर्च करने के बाद आपको सैलरी क्या मिल रही है, हाउ मच। गलती डॉक्टर बन गए 50,000 से 1 लाख, वो बहुत मुश्किल से मिलता है उनको भी। तो दुकान दुकान खोल के झोला भर के पहन के कहते हैं कोई कस्टमर मिल जाए वो मारने के लिए पैसा लेते हैं। इंजीनियर जानते हो क्या हाल है, इंजीनियर का आज की डेट में हाल। मेरा 6 लाख का पैकेज है, अबे 6 लाख साल के ले रहा है, महीने की थोड़ा ले रहा है, साल का 6 लाख। तो 50,000 रुपये। अंडर एम्प्लॉयमेंट, यस अंडर एम्प्लॉयमेंट है। आज मैंने इतना तो खर्च किया है ना पैसा, मुझे कम से कम 2 लाख महीने से शुरुआत होनी चाहिए, कम से कम 2 लाख महीने से। बट मैं खर्च कहाँ पे करूँ, ये मैं खर्च कहाँ पे करूँगा 2 लाख रुपए, ये सोचने वाली बात। तो शैलेंद्र भाई आपने हमारी पूरी प्रस्तुति देखी, कैसी लगी, अच्छी या बुरी। बहुत बढ़िया सर। कई चीजें बिल्कुल नई हैं। ये मेन चीज वही है कि हम लोग पैसा कमाने की तो सोचते हैं, लेकिन जैसा आपने बताया कि खर्च कहाँ पर करें, वो हम्म। मेन जरूर। और उसी से ही बेस तैयार होता है किसी भी व्यक्ति का। तो सबसे पहले हमें यही से स्टार्टिंग करनी होगी कि अपने खर्चों को ध्यान में दें और उनको कंट्रोल करें। जब वो कंट्रोल में होंगे तो इनकम तो ऑलरेडी बढ़ ही जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और अ, बाकी जो आपने आय का जो डेफिनेशन बताई, जो धन की जो आपने डेफिनेशन बताई, तो बहुत अलग है, बिल्कुल नई है। शायद इससे पहले मैंने कभी नहीं सुनी होगी। तो काफी कुछ नया है इस चैप्टर में, क्योंकि मेरे लिए तो खैर पहला चैप्टर है ये। पिछला चैप्टर तो मैंने खैर नहीं देखा था, बीच में आया था। तो बिल्कुल नया है सर, तो बहुत अलग है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप मंगलवार को भी बुधवार को भी आएंगे सेम टाइम पर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। हम लोगों ने, शैलेंद्र जी, ये कोर्स तैयार किया है। ये 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स है, जिसका अभी हमने नाम रखा हुआ है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम विद फाइनेंशियल एजुकेशन। कोर्स का नाम बदलेगा बाद में, क्योंकि हम लोग अपनी एकेडमी शुरू करने जा रहे हैं। और इस नवरात्रि में हमारी एकेडमी शुरू हो जाएगी।
इसका फीस स्ट्रक्चर भी रखा है, और पहली बार ऐसा फीस स्ट्रक्चर जिसमें आपको मैक्सिमम 100% तक कैशबैक, मैक्सिमम 100% तक, और मिनिमम 40% कैशबैक है ही है आपके पास 1 साल तक। उस पर कोई कैशबैक नहीं है, क्योंकि आपसे कैश लेंगे ही नहीं। उसके बाद ऑटो ऑटो जनरेशन मोड में आ जाएगी आपकी। आपसे फीस लेंगे नहीं, बट आपको इनकम देंगे आफ्टर 1 ईयर। कैन यू बिलीव इट? नहीं सर, ऐसा हमारे स्ट्रक्चर कोर्स, अभी तक तो नहीं था। हाँ मैं अभी बताऊंगा ना, हमारे कोर्स का जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है, उसकी हमारी फीस जो बनाई है, दैट इज नियर अबाउट 4.25 लाख 3 साल की है, जो फीस स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको केवल फर्स्ट ईयर बढ़ते क्रम में अमाउंट देना होगा। फीस हर 6 महीने में अप हो जाएगी। फर्स्ट ईयर 3-3 महीने फीस बढ़ेगी हमारी, उसका हर 6 महीने फीस अप हो जाएगी, बट आप तो मांगेंगे ही नहीं फीस हम लोग, आपसे फीस लेंगे ही नहीं। और फीस भी सबमिट होगी, आपको इनकम भी देंगे। इस लेवल का प्रोजेक्ट है हमारा। बहुत और आपको कितना टाइम लगाना है यहाँ पर? मैक्सिमम 2 घंटे पर डे, दैट्स इट। ये हमारा बिजनेस मॉडल है। बहुत बढ़िया सर। तो बिल्कुल हम लोग अद्भुत है। अभी, हाँ जी, बिल्कुल अद्भुत है सर, ये बिजनेस मॉडल जो है